फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास का हम लोगों का टॉपिक था अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें 3 अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। अगले अणुसंख्यक गुणधर्म से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा परासरण। तो परासरण क्या होता है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्वतः गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो परासरण किसे कहेंगे? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्वतः गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अभी अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली ये होती है कि ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं के लिए तो पारगम्य हो, लेकिन विलय के अणुओं के लिए क्या हो? अपारगम्य, वो कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे कोशिका झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। उसमें विलायक के अणु तो पारगम्य होते हैं, लेकिन विलय के अणु है वो अपारगम्य होते हैं। तो विलय के अणुओं के लिए अपारगम्य, विलायक के अणुओं के लिए क्या हो? पारगम्य हो। वो क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब हम लोग कह रहे हैं कि विलायक के अणुओं का इस परिभाषा को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ए और बी विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या है? पृथक है। विलयन ए की सांद्रता कम है और विलयन बी की सांद्रता अधिक है। मान लो इसकी सांद्रता है 10% और इसकी सांद्रता है 20%। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि कुल विलयन 100 ml है तो विलय इसमें कितना? 10 ml और विलायक कितना है? 90 ml। और विलयन बी के अंदर 20% है तो 20 ml तो विलय और 80 ml क्या होगा? विलायक होगा। अब अर्धपारगम्य झिल्ली से विलय के अणु तो पारगम्य नहीं है, लेकिन विलायक के अणु क्या है? पारगम्य है। तो सांद्रता को समान करने के लिए अब जो कम सांद्रता वाला विलयन है, विलयन ए, इसके अंदर विलायक की सांद्रता क्या है? ज्यादा, और विलयन बी के अंदर विलायक क्या है? कम है। तो विलायक क्या करेगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी विलयन ए से विलयन बी की ओर विलायक के अणु अपने आप गमन करेंगे। कब तक? जब तक दोनों के अंदर सांद्रताएं क्या ना हो जाएं? समान ना हो जाएं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण। यानी विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से, तो विलयन ए क्या है? कम सांद्रता वाला विलयन। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्रता वाला विलयन बी है की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्वतः प्रवाहित होना या स्वतः गमन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो परासरण है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जल में रखी हुई किशमिश का फूलना।
देखो, यदि विलायक की सांद्रता की बात करें, जल के अंदर किशमिश रख दें तो विलायक क्या है? विलायक बाहर तो जल है, तो प्योर जल है, तो विलायक की सांद्रता अधिकतम है, लेकिन किशमिश के अंदर विलायक की सांद्रता न्यूनतम है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल क्या करेगा? किशमिश के अंदर प्रवेश करेगा, यानी परासरण की क्रिया होगी, किशमिश क्या होगी? फूल जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःपरासरण। इसके विपरीत दूसरा होता है बहिःपरासरण या बाह्य परासरण। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं शर्करा के घोल में रखी शर्करा के घोल में रखे अंगूर का पिचकना। शर्करा के घोल में रखे अंगूर का पिचकना। अब देखो, शर्करा के घोल, अब शर्करा का घोल है तो वहां पर क्या है? विलेय पदार्थ तो अधिक है, विलायक कम है, और अंगूर के अंदर विलायक की सांद्रता ज्यादा है। तो सांद्रता को समान करने के लिए यहां क्या होगा? बहिःपरासरण की क्रिया होगी। विलायक के जो अणु हैं वो अंगूर से कहाँ आएंगे? शर्करा के घोल में आएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? बहिःपरासरण। तो प्रासरण दो प्रकार का हो गया, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। अंतःपरासरण का एग्जाम्पल हमने लिया जल में रखी हुई किशमिश का फूलना, और बहिःपरासरण का एग्जाम्पल लिया शर्करा के घोल में रखे हुए अंगूर का पिचकना। तो हमारा चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब। अगला कौन सा है? परासरण दाब। परासरण दाब को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया? थीसिल कीप ली और थीसिल कीप को उल्टा करके उसके अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ क्या कर दी? अर्धपारगम्य झिल्ली से कवर कर दिया, और इस थीसिल कीप के अंदर शर्करा का घोल भर दिया, और इस थीसिल कीप को जल से भरे हुए एक बीकर में रख दिया, और यहां ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो परासरण की क्रिया होगी, परासरण की क्रिया होगी तो विलायक के अणु, जल के अणु कहां जाएंगे? जल के अणु बीकर से कहां जाएंगे? शर्करा के घोल में। तो थीसिल कीप का स्तर क्या होगा? ऊंचा उठेगा इसका तल। ये प्रारंभिक तल था। परासरण की क्रिया से थीसिल कीप के अंदर जो द्रव है उसका तल ऊपर की ओर उठेगा, और कुछ समय बाद हम लोग क्या देखते हैं कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, क्योंकि थीसिल कीप के अंदर जो द्रव है उसका तल स्थिर हो जाता है। देखें, इस समय यहाँ तो केवल क्या है? जल है, यहाँ शर्करा है और शर्करा का घोल है जल के अंदर। तो क्या इस समय जब ये परासरण की क्रिया रुक गई तो क्या दोनों जगह विलायक की सांद्रता समान हो गई? नहीं हुई। तो फिर क्या कारण था कि परासरण रुक गया? देखो, जैसे जैसे द्रव का तल ऊपर की ओर उठा तो द्रव क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर क्या करेगा? दाब लगाएगा। द्रव ऊपर से नीचे की ओर दाब लगाएगा।
उसको बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब। और जब ये द्रव स्थैतिक दाब प्रासरण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो प्रासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब। यानी वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे, उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब। अब यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमने कि परासरण की क्रिया हो रही थी, द्रव का तल ऊपर की ओर उठ रहा था। कुछ समय के बाद जो द्रव दाब लगा रहा है नीचे की ओर, वो दाब और परासरण की क्रिया बराबर हो गई। बराबर होते ही क्या हुआ, परासरण की क्रिया रुक गई। इसी को हम लोग क्या बोले, परासरण दाब। यानी वह द्रव स्थैतिक दाब जो द्रव ऊपर से नीचे की ओर दाब लगा रहा है, तो वह द्रव स्थैतिक दाब जो क्या करे, परासरण की क्रिया को रोक दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। एक और तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं इसको। दो विलयन हैं ए और बी, ए की सांद्रता कम है और बी की सांद्रता अधिक है, तो परासरण की क्रिया होगी, परासरण की क्रिया होगी तो ए से विलायक के अणु बी की ओर जाएंगे, विलायक के अणु ए, विलयन ए से कहां जाएंगे, बी की ओर। और ऐसा होगा तो द्रव ए जो विलयन ए है उसका जो पिस्टन है वो तो नीचे की ओर उठेगा, नीचे की ओर आएगा, और द्रव बी का पिस्टन है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इस पिस्टन बी के ऊपर इतना दाब लगा दें कि जो विलायक के अणु ए से बी में आ रहे थे वो प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। यानी क्या हो जाए, परासरण की क्रिया रुक जाए। इसी को क्या बोलते हैं, परासरण दाब। अब ये यांत्रिक दाब लगा रहे हैं जो परासरण की क्रिया को क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परासरण दाब। यानी वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। परासरण दाब कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, परासरण दाब। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। एक तो क्या थी कि वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। अथवा हम लोग इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब। और इस परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं।
प्रासरण दाब की गणना। तो हम लोगों को पता चल चुका है कि प्रासरण दाब को किससे, पाई से। एक वैज्ञानिक हुए हैं वान होप, इन्होंने क्या किया कि जो आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT, इसमें प्रासरण दाब P की जगह प्रासरण दाब को पाई को रख दिया। तो ये समीकरण क्या हो गई, पाई V बराबर nRT। यहां पाई तो क्या है, प्रासरण दाब है, V विलयन का आयतन है, N विलय के मोलों की संख्या है, और R गैस नियतांक है, और T टेम्परेचर है, केल्विन में ले रहे हैं, परमताप है। इस समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई बराबर nRT/V। हम लोग जानते हैं कि सांद्रता बराबर होता है N/V। देखो हम लोग पीछे मोलरता पढ़ के आए हैं, मोलरता बराबर क्या था, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, यही था। तो n क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और v है विलयन का आयतन। तो n/v क्या हो गया, मोलरता यानी सांद्रता। तो पाई बराबर CRT। एक तो इस समीकरण से हम लोग प्रासरण दाब की गणना कर सकते हैं। अब देखो इसके अलावा इसी समीकरण को थोड़ा सा और देखें। R देखो गैस नियतांक, इसका मान फिक्स है। T टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, वो टेम्परेचर फिक्स है। V वॉल्यूम, तो विलयन का आयतन भी फिक्स है। तो यहां RT/V क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। इसका अर्थ क्या हो गया, पाई समानुपाती n, यानी प्रासरण दाब जो है वो विलय के मोलों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रासरण दाब किसके समानुपाती होता है, विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। अब पिछले 3 अनुसंख्यक गुणधर्म के अंदर पढ़ गया, वही बात एक बार फिर से पढ़ते हैं, वही सब हेडिंग कि अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं क्या कि पाई बराबर nRT/V होता है। n है विलय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान WB/ विलय का मोलर द्रव्यमान MB, ये मान रख देंगे। तो पाई बराबर WB/RT/MBV। इस समीकरण से अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म था प्रासरण दाब। अब एक शब्द और आता है समप्रासरी विलयन।
समपराश्री विलयन। अब समपराश्री विलयन कौन से होते हैं कि देखो, दो विलयनों की यदि हम लोग तुलना कर रहे हों और दोनों के प्रासरण दाब यदि क्या है, समान है, तो उसे क्या बोलेंगे, समपराश्री विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन जिनके प्रासरण दाब क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समपराश्री विलयन। यानी π1 बराबर π2, तो N1 RT अपॉन V1 बराबर N2 RT अपॉन V2। क्या बचा, N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2। N क्या है, मोलों की संख्या, तो W1 अपॉन M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। अब कोई दो विलयन दिए हुए हों अपने को और किसी एक विलयन की बाकी सभी राशियां दी हुई हों, द्रव्यमान पूछा हो उसका, या मोलर द्रव्यमान पूछा हो, या आयतन पूछा हो, तो हम लोग तुलना करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर अतिपराश्री और अल्पपराश्री विलयन। देखो, अतिपराश्री विलयन तो वो होते हैं, कोई दो विलयनों की तुलना कर रहे हो जिसका प्रासरण दाब क्या हो, ज्यादा होता है, वो तो कहलाता है अतिपराश्री विलयन, और जिसका प्रासरण दाब कम हो तुलनात्मक रूप से, वो क्या कहलाएगा, अल्पपराश्री विलयन। तो ये चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म अपना कंप्लीट होता है। टोटल 4 अणुसंख्यक गुणधर्म थे, चारों के चारों हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।